या रोहिना है, रोहिना अख्तर, लास्ट वाला लाइन क्या लिखा है? सर पॉइंट 10। हाँ, कोई लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला टॉपिक का जो लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर का 2 लाइन बता दो मुझे, क्या लिखा है? The proton canals of F0 part of ATP synthase transports proton from intermembrane space to matrix. Last point, transport of 2H plus to matrix helps in the GE. Sorry. चलो चलो ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, 1 ATP मॉलिक्यूल। हाँ, चलो अब देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जो है आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में मैं आप लोगों को बताया था कि ये एटीपी का बनना होता है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा। लास्ट पहले हम लोगों ने देखा था ईटीसी कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने के बाद में हम लोगों ने देखा था कि वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो की वजह से फ्री एनर्जी रिलीज होता है, और वो फ्री एनर्जी हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और वो एटीपी फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग कहते हैं व्हाट? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और आप लोगों ने लास्ट वाला पॉइंट जो है वो ये लिख के रखा है। अगर सपोज मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये यहाँ में एटीपी सिंथेस है, एटीपी सिंथेस का 2 पार्ट होता है। तो बच्चों एक पार्ट जो एटीपी सिंथेस का होता है उसको हम F0 कहते हैं, और दूसरा वाला पार्ट को हम F1 कहते हैं। और अब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो ये वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज F0, और जो ये वाला पार्ट है व्हाट दिस इज कॉल्ड एज F1। तो अब ये F0 और F1 में अब क्या होगा, यहाँ में एटीपी बनेगा। अब देखो एटीपी बनने के लिए लेकिन क्या करना चाहिए, यहाँ से 2 प्रोटॉन आना चाहिए। तो अब हमने देखेंगे यहाँ से 2 प्रोटॉन आया, और जब ये 2 प्रोटॉन आएगा इधर से, और अब बनेगा 1 एटीपी मॉलिक्यूल, और जो 1 एटीपी मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से बनेगा। जरा बच्चों एटीपी बनने के लिए क्या क्या यूज होना चाहिए? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड व्हाट? एडीपी। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एटीपी मिल जाएगा। और ये यहाँ पे अब बताओ कितने प्रोटॉन आएंगे यहाँ से? 2 प्रोटॉन। ये वाला कौन सा साइड होगा? क्या ये आउटर साइड होगा या इनर साइड होगा? ये वाला आउटर साइड। वेरी गुड, आउटर साइड। और बच्चों ये वाला साइड कौन सा होगा? इनर साइड। इनर साइड। जरा ये आउटर साइड बता दो कौन सा साइड है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वाला साइड है या? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। वेरी गुड, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वाला साइड है। और जरा ये बता दो ये वाला कौन सा साइड है? किसका? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो अब बना लो आप इस डायग्राम को, इस डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लो। नाउ व्हाट इज दिस पार्टिकल कॉल्ड एज F0, और ये वाला क्या कहते हैं? F1। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन बनाना चाहें, और यहाँ पे हम ऐसे कहेंगे कि ये वाला जो मेम्ब्रेन है एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, और इसमें आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, और जिसमें ये एटीपी सिंथेस होता है। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। अब कितना प्रोटॉन का जरूरत होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 एटीपी? बच्चों कितना प्रोटॉन का जरूरत होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 एटीपी? 4। ना ना ना, यहाँ देखो लिखा है ना, यहाँ कितना प्रोटॉन भेजा आप लोगों ने अंदर? 2 प्रोटॉन। 2। तो 2 प्रोटॉन बनने से क्या होता है? 1 एटीपी। जरा लास्ट सेंटेंस पढ़ लो आप अपने नोट्स का, पढ़ लो। ये डायग्राम से पहले लास्ट वाला पॉइंट पढ़ लो आप। इस डायग्राम से पहले लास्ट वाला पॉइंट रोहिना पढ़ेगी। रोहिना आप लास्ट वाला पॉइंट पढ़ लो इस डायग्राम से पहले। सर ये फर्स्ट पेज होगा।
नहीं, लास्ट वाले क्लास का लास्ट पॉइंट इस डायग्राम से पहले जो है। Transport of 2 class to matrix helps in the generation of 1 ATP. तो बस वही लिखा है ना कि 2 प्रोटॉन जब अंदर जाएगा। जरा बता दो आप लोग मुझे, अब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने कितना प्रोटॉन अंदर किया था? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने कितना प्रोटॉन अंदर किया था? जरा किसको हम लोग प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं? Now can anyone will tell me what is proton motive force? किन दो को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स? सर प्रोटॉन ग्रेडियंट कॉम्प्लेक्सेस और नहीं, प्रोटॉन ग्रेडियंट प्लस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। प्रोटॉन ग्रेडियंट प्लस व्हाट? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटॉन मोटिव फोर्स। प्रोटॉन मोटिव फोर्स का लिखा था आप लोगों ने डेफिनेशन पीएमएफ का? प्रोटॉन मोटिव फोर्स का डेफिनेशन आप लोगों ने लिखा था? Sir, the pH gradient and electrical potential are collectively called as proton motive force. और प्रोटॉन मोटिव फोर्स उसी में लिखा था दैट प्रोटॉन मोटिव फोर्स forces the protons to move through the F0 particle of the ATP synthase। और जो ये F0 particle of ATP synthase जो है it acts as a proton pump। तो अब लिख लो इसमें नीचे the F0 part of ATP synthase acts as proton channel and transports protons back to matrix by the help of proton motive force। तो यहाँ पे अब याद रख लेना 2 प्रोटॉन का जरूरत होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल। और जरा बच्चों कॉम्प्लेक्स 1 ने कितना प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट किया था? 4। वेरी गुड, 4। कॉम्प्लेक्स 2 ने 4 ना 0। कॉम्प्लेक्स 2 ने 0 किया था। कॉम्प्लेक्स 2 डजंट एक्ट एज अ प्रोटॉन पंप। कॉम्प्लेक्स 3 ने 4 और कॉम्प्लेक्स 2 ने 2 प्रोटॉन किया था। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 2। अब देखो मैं आप लोगों को, जिस बच्चे को बिल्कुल अभी तक समझ ही नहीं आया और लास्ट चांस है समझने का, मैं आपको अब पूरा इसका थोड़ा सा ईटीसी को यस सब पीछे जाइए, सब पीछे जाइए। सर द F0 part PART, the F0 part of ATP synthase acts as proton channel and transports protons back to matrix by the help of proton motive force। Are you done with this? Yes sir। No sir। नो सर। ये बदरपुर का मैंने कहा था कैमरा ऑन करने के लिए, अभी तक उन्होंने करा नहीं। ये लता मंगेशकर कौन है जो गा रहा है अभी? चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये अगर सपोज हम लोग, हाँ जी सर लास्ट पेज का थोड़ा बाकी है। अरे आप लोग जल्दी देखो, आप लोग टाइम लगा रहे हैं। और इसका आप लोग याद रख लेना F0 F1 पार्ट को, F0 F1 हम लोग कहते हैं एटीपी सिंथेस को। और इसमें आप लोग लिख लेना कि दिस इज एटीपी सिंथेस।
Should I move to the next slide? Yes, sir. तो Yes, अब sir. देखो बच्चों, यहाँ पे मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया का आप लोगों को सिखा दूंगा कि फाइनल जो है, जिसे आप लोगों को सारा पिक्चर अब क्लियर हो जाएगा। ये अगर मैं मान लूंगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है और आई विल कंसिडर दैट दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आप लोगों को याद रखना है, ये फोल्डेड होता है और इन फोल्डेड स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं क्रिस्टे। तो यहाँ में ये फोल्ड है और मैं थोड़ा दूर फोल्ड बनाऊंगा, ये बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है। कहते हैं कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का इतना सरफेस एरिया होता है जितना 3 फुटबॉल ग्राउंड का सरफेस एरिया होता है। तो आप मान के चलो कि इतना फोल्डेड होता है ये। तो अब यहाँ से हम लोग ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बनाएंगे। तो बच्चों इधर मैं आप लोगों को बताया था मैंने, ETC होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। जरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स का नाम बता दो मुझे, क्या क्या था? कॉम्प्लेक्स 1, हाँ, कॉम्प्लेक्स 1 को क्या कहते थे? NADH डिहाइड्रोजनेस। और बच्चों कॉम्प्लेक्स 2 को? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। वेरी गुड। और कॉम्प्लेक्स 3 को? cytochrome BC1 complex. वेरी गुड, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स 5 को, कॉम्प्लेक्स 4 को? cytochrome वेरी गुड, oxidase. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे ये बना दूंगा F0 पार्टिकल और ये मैं बनाऊंगा F1 पार्टिकल एटीपी सिंथेस का, और ये होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब देखो बच्चों इधर में ये जो क्रेब्स साइकिल होगा, और क्रेब्स साइकिल आप लोगों को पता है कि इधर में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ में क्रेब्स साइकिल। और ये क्रेब्स साइकिल आप लोगों को पता है, जरा बच्चों कितने NADH प्रोड्यूस करता है? 3, है ना? और ये क्रेब्स साइकिल का NADH आएगा, अब बता दो मुझे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD पॉजिटिव। और NAD पॉजिटिव से अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। और जरा बच्चों अब बता दो मुझे इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का कौन सा जो इलेक्ट्रॉन कैरियर था जिसने इस इलेक्ट्रॉन को लिया था? ना, इसका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का पहला बाउंड इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा था? अरे कौन सा था बच्चों? FMN और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। जरा कॉम्प्लेक्स 1 का कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर था अंदर? FMN और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। जरा बच्चों कॉम्प्लेक्स सेकंड का इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम बताओ बाउंड वाले का। FAD, वेरी गुड, FAD था और FES था, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। जरा कॉम्प्लेक्स थर्ड का बताओ। cytochrome B iron sulfur complex cytochrome C1. वेरी गुड, साइटोक्रोम B आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C1। जरा इसका बता दो फोर्थ का। Copper A cytochrome A cytochrome copper B. वेरी गुड। हाँ नाइस। तो इसी तरीके से याद करना है। तो अब देखो बच्चों ये आयरन, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अब यहाँ से जाएगा थर्ड में, और ये सेकंड भी जो है इलेक्ट्रॉन किसको देता है? थर्ड को, है ना? फर्स्ट भी देता है थर्ड को, सेकंड भी किसको देता है? थर्ड को। और जरा ये थर्ड बता दो मुझे किसको इलेक्ट्रॉन देता है? साइटोक्रोम C। वेरी गुड, साइटोक्रोम C किसको देता है? फोर्थ को। अब बता दो मुझे ये फोर्थ किसको फाइनली इलेक्ट्रॉन देता है? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन क्या बनता है? HO2। अब देखो बच्चों इधर में यहाँ में जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा तो इससे जो ये कॉम्प्लेक्स 1 जो है, इस कॉम्प्लेक्स 1 से अब 4 प्रोटॉन जो है बाहर आ जाएंगे इधर। ठीक है। और अब इस कॉम्प्लेक्स थर्ड से जरा बता दो कितने प्रोटॉन बाहर आए थे? 4 प्रोटॉन। तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स फोर्थ से भी कितने प्रोटॉन बाहर आए थे? 2 प्रोटॉन आया था। और कॉम्प्लेक्स सेकंड से कोई प्रोटॉन नहीं आया। अब बताओ मुझे जब प्रोटॉन बाहर आएगा तो बाहर में कौन सा चार्ज जमा हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहा है या नेगेटिव चार्ज जमा हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और अंदर में पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम। और वहां में कौन सा पोटेंशियल आएगा? नेगेटिव।
जरा बाहर में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। और यहाँ में क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव। बच्चों इस चार्ज आने को, इस चार्ज पोटेंशियल डेवलप होने को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये चार्ज का डिफरेंस आना, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो बच्चों ये प्रोटॉन का यहाँ जमा होना, जरा इसको क्या नाम दिया था? प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब यहाँ प्रोटॉन ज्यादा होगा और यहाँ प्रोटॉन क्या होगा? कम हो जाएगा। तो बच्चों इन दोनों को, जो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इन प्रोटॉन ग्रेडियंट को इकट्ठे क्या नाम दिया था? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्या नाम दिया था? मोटिव फोर्स। प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है इन प्रोटॉन को फोर्स करेगा, कहेगा कि वापस जाओ मैट्रिक्स में। अब जरा बता दो मुझे बच्चों, ये वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा है इधर? व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज? कॉम्प्लेक्स 5 कॉम्प्लेक्स 5। क्या नाम है उस कॉम्प्लेक्स 5 का? ATP synthase. सिंथेस। तो ये प्रोटॉन अब जो इधर भाग गया वो सारा अंदर वापस आएगा। जरा फिलहाल मैं कितना प्रोटॉन का ले लूं? 2 प्रोटॉन का। और जब 2 प्रोटॉन आएगा तो यहाँ से कितना एटीपी बनेगा? एक एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। जब दूसरा प्रोटॉन आएगा और 2 प्रोटॉन आएगा और एटीपी, और 2 प्रोटॉन और एटीपी, और 2 प्रोटॉन। जरा आप लोग बता दो, एक NADH के लिए एक NADH कितने प्रोटॉन के, एक NADH कितना एटीपी के बराबर होता है? 3 एटीपी। अब बता दो मुझे, उन 3 एटीपी बनने के लिए कितना प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए? 2 ना, सब बड़ा इजी सी सुन लो। NADH कितने एटीपी के बराबर है? 3 एटीपी के बराबर। बच्चों उन 3 एटीपी के लिए कितना प्रोटॉन अंदर आना चाहिए? 1. अरे इजी है भाई, एक एटीपी के लिए कितना प्रोटॉन अंदर आना चाहिए? 3. वेरी गुड। एक एटीपी के लिए कितना प्रोटॉन अंदर आना चाहिए? अरे अभी सीखा ना यार, अब क्या हो गया आप लोगों को? 2 प्रोटॉन आने से कितना एटीपी बनता है? एक एटीपी मॉलिक्यूल। अब बता दो एक NADH कितना एटीपी के बराबर है? 3 एटीपी के बराबर है। कितना प्रोटॉन अंदर आना चाहिए? 3 क्या हो गया महाराज आप लोगों को? एक एटीपी के लिए कितना प्रोटॉन आना चाहिए? 2। तो 3 एटीपी के लिए कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। अरे 6 आना चाहिए ना यार, मैथ है, सिंपल मैथ है और घबराना नहीं है। एक एटीपी के लिए 2 प्रोटॉन आना है, तो 3 एटीपी के लिए कितना आना चाहिए? 3 × 2 हो गया 6 एटीपी। अब इसका मतलब अगर NADH 3 एटीपी के बराबर है तो मतलब 6 प्रोटॉन अंदर आना चाहिए, तब जाके बनेंगे ये। और अब यहाँ से आप लोगों ने सीखा था कि ये क्रेब्स साइकिल का जो ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है, जरा ये कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या बनाता है क्रेब्स साइकिल में? FADH2। और बच्चों वो क्रेब्स साइकिल का भी FADH2 कौन ऑक्सीडाइज करता है? कॉम्प्लेक्स सेकंड। और वापस क्या बनाता है? FAD प्लस। और उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा फिर? कॉम्प्लेक्स थर्ड में। जरा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से थर्ड में कौन इलेक्ट्रॉन ले जाता है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से थर्ड में कौन इलेक्ट्रॉन ले जाता है? यूबिक्विनोन। वेरी गुड। जरा कॉम्प्लेक्स सेकंड से थर्ड में कौन ले जाता है? वेरी गुड, यूबिक्विनोन। और कॉम्प्लेक्स थर्ड से फोर्थ तक कौन ले जाता है? साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी। आप समझ गए ना? और यही है, इसी को कहते हैं पीटर मिचेल हाइपोथेसिस, या इसको कहते हैं केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। मींस केमिकल बाहर निकल रहा है और वो अंदर आ रहा है और एटीपी बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दिस फिगर इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, या आप लिख सकते हैं ETC एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। और मैं आप लोगों को लास्ट डायग्राम में सारा कुछ लिखाया हूं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे वापस लिखूंगा। नाउ व्हाट दिस पार्ट इज हियर? मैट्रिक्स। बच्चों व्हाट दिस पार्ट इज हियर? इंटर मेम्ब्रेन
Intermembrane Space. space. And what is this? Is this inner membrane or outer membrane? Inner. Inner membrane. और बच्चों ये वाला क्या है? Outer membrane. And this is outer membrane. और जो ये फोल्ड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, इन फोल्ड को कहते हैं क्रिस्टे। और बच्चों इन्हीं में ये मैं आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा कि क्रिस्टे के ऊपर होता है दिस एटीपी सिंथेस। और इसी को प्रोटॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर करता है और साथ में प्रोटॉन भी बाहर भेजता है, और वही प्रोटॉन जब आएगा वो अंदर आता रहेगा और फिर एटीपी बनाता जाएगा। और अब बता दो क्या एटीपी मैट्रिक्स में बन रहा है या एटीपी इनर मेम्ब्रेन स्पेस में बन रहा है? बच्चों क्या एटीपी बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में या एटीपी बन रहा है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में? मैट्रिक्स। वेरी गुड। इनर में यही बनता है ना भाई, ये मैट्रिक्स है ना, और यहाँ पे देखो एटीपी बन रहा है इधर में। चलो डरो मत, आंसर दे दो, गलत हो सही हो लेकिन आंसर दे दो, चुप मत रहो। चुप रहने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। चाहे सही हो जाए गलत हो जाए, डरना नहीं है। सही बता दोगे तो अच्छा है, गलत बताओगे तो मैं सही कर लूंगा। और अगर आप चुप रहेंगे तो इसका मतलब आप लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है बोलने का। आर यू डन विद दिस? Yes, नहीं sir. सर। थोड़ा एनसीईआरटी वाला जो मैंने आपको लास्ट में बताया था वो थोड़ा टिपिकल था और उसी को हमने समझा दिया, और फिर मैं आपको लास्ट में यहाँ में सबको मिला के यहाँ में आपको पीटर मिचेल हाइपोथेसिस समझा दिया, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस समझा दिया। अब इस चार्ज के डिफरेंस को कहते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, और जो ये प्रोटॉन जमा हो रहा है इधर ज्यादा हो रहा है इधर कम हो रहा है उसको कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट, और इन दोनों को मिलाते हैं कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और यही प्रोटॉन मोटिव फोर्स प्रोटॉन को फोर्स करता है अंदर ताकि जाके एटीपी बन जाए। आप लोगों का हो गया ये? जी सर। तो अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है यू विल राइट देयर, देखो एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस इज प्रेजेंट, या इस एटीपी सिंथेस को आप याद रखना F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। ATP synthase या F0 F1 particle is present in mitochondrial cristae या is present on mitochondrial cristae। ये Redmi 9 अपना माइक्रोफोन बंद कर लेगा क्योंकि इसमें बैकग्राउंड में नॉइज है, और हेडफोन ये माइक्रोफोन ऑन रखा है। सर माइक्रोफोन ऑन है। हाँ ये बंद रख लो। ओके सर। हाँ जब जरूरत होगा तो ऑन कर देना, लेकिन ऐसे बंद रखेंगे, आपके घर पे थोड़ा सा नॉइज आ रहा है। तो देखो इज प्राइज ऑन माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे, और माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे जो है ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे आर mitochondrial cristae are finger-like folds, finger-like folds formed by inner mitochondrial membrane। बच्चों अगर ये सपोज कोई मेम्ब्रेन है इधर, ठीक है, और अब इसको जगह ही नहीं है इतना, तो इसको जगह जो है ना वो बहुत ही कम मिल रहा है, तो क्या करेगा उस जगह में ये ऑक्यूपाई होगा, ये अपने आप को फोल्ड करेगा और उस कम जगह में जमा हो जाएगा। तो क्या कहते हैं इन हम लोग इस माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन के फोल्ड को? इट्स कॉल्ड एज क्रिस्टे। बहुत सारों को क्रिस्टे कहेंगे, एक को कहेंगे क्रिस्टा जो यहाँ पे ये है।
और ये फोल्ड जो है दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टे, और इन्हीं क्रिस्टे पे प्रेजेंट होता है एटीपी सिंथेस। कोई बच्ची कुछ पूछ रही थी, डाउट था शायद। सर फिंगर के बाद ये क्या है? हाँ, फिंगर लाइक फोल्ड्स found by inner mitochondrial cristae are finger-like folds found by inner mitochondrial membrane. कभी भी जाके अब माइटोकॉन्ड्रिया छोटा होता है तो मेम्ब्रेन बहुत ही लंबा होता है, उसमें जगह ही नहीं है उतना कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में आगे, इसीलिए वो बहुत फोल्ड करता है और उन फोल्ड को हम लोग कहते हैं क्रिस्टे। और इसमें आप कहते हैं हाँ हाँ क्रिस्टल किसे कहते हैं? बहुत सारे को या सिंगल को? हाँ, एक को कहते हैं क्रिस्टा और बहुत सारों को क्या कहेंगे? क्रिस्टे। सिंगुलर इज क्रिस्टा एंड प्लूरल इज व्हाट? क्रिस्टे। तो अब आप लोग इसमें लिख लेना एटीपी is formed by ATP synthase inside the mitochondrial matrix. Inside the mitochondrial matrix. और इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, the NADH या the electrons of NADH and FADH and FADH2 of Krebs cycle. और बच्चों या तो Krebs cycle लिख लेना या लिख लेना और mitochondrial matrix. The electrons of NADH and FADH of Krebs cycle या mitochondrial matrix are transported to are transported by the electron carriers of ETC to oxygen. बच्चों क्रेब्स साइकिल भी मैट्रिक्स के अंदर ही होता है और जो ETC है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है और जो एटीपी सिंथेसिस होता है वो होता है क्रेब्स साइकिल के मैट्रिक्स में। जरा आप लोग बता दो मुझे, क्या क्रेब्स साइकिल के बगैर ये NADH कहीं और बना था या नहीं? नहीं सर। नहीं बना था। कोई बच्चा क्या ये सही कह रही है रोहिना या गलत कह रही है कि NADH खाली क्रेब्स साइकिल में बना था और कहीं नहीं बना था? सर ग्लाइकोलाइसिस में भी बना था। वेरी गुड, ग्लाइकोलाइसिस में भी बना था, है ना? तो अब वो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो आप लोग याद रखें ना, वो बाहर में होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है और लेकिन ETC और ये ATP सिंथेसिस हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब क्रेब्स साइकिल उधर ही था और NADH अंदर आया, उधर ही बना, उधर ही इलेक्ट्रॉन दिए, उधर ही ATP बना। लेकिन जो NADH बनता है साइटोप्लाज्म में, उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ आना है? इधर में ETC के पास, और तब जाके फिर उससे ATP बनेगा। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि वो ग्लाइकोलाइसिस का NADH का इलेक्ट्रॉन कैसे अंदर आता है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है और बताया हुआ भी है। क्या वो ग्लाइकोलाइसिस का जो NADH है, क्या वो बच्चा कोई बताएगा कैसे अंदर आता है? बहुत इजी है और आप लोगों ने वो मतलब लिखा भी है और समझा भी है। क्या मैंने आप लोगों को शटल्स का नाम बताया था? बच्चों शटल्स का नाम बताया था मैंने, मैलेट, एस्पार्टेट शटल एंड ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल। याद है या नहीं है?
Yes, sir. बताया था शटल का, बताया था या नहीं बताया था? शटल, मैलेट sir, एस्पार्टेट शटल एंड, हाँ बताया देखो, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्लाइकोलाइटिक NADH, ग्लाइकोलाइटिक NADH का मतलब है NADH ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। The electrons of glycolytic NADH are transported to ETC by the help of malate, aspartate and glycerol 3-phosphate shuttle या ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल भी लिख सकते हैं। बच्चों क्या ये यूकेरियोट प्रोकैरियोट में दोनों था या ये खाली यूकेरियोट्स में थे? प्रोकैरियोट में एब्सेंट था। वेरी गुड, प्रोकैरियोट में एब्सेंट था। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्लाइकोलाइटिक NADH आर ट्रांसपोर्टेड टू ETC बाय द हेल्प ऑफ मैलेट, एस्पार्टेट एंड ग्लिसरॉल 3-phosphate शटल। और कमा करके लिख लेना, ओनली इन केस ऑफ यूकेरियोट्स। क्लियर? अब क्रेब्स साइकिल अंदर ही होता है, उधर ही इलेक्ट्रॉन देगा, उधर ही ATP बनेगा, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है और इसीलिए उसका NADH का इलेक्ट्रॉन अंदर भेजना है ETC के पास। और वो किसे आता था? शटल से। एक शटल का नाम क्या था? मैलेट एस्पार्टेट शटल। दूसरा शटल का नाम क्या था? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो Done. अब आप लोग नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेना कि जो मैलेट एस्पार्टेट शटल जो है, मैलेट एस्पार्टेट शटल is present only in, एक तो लीवर में होता है और बच्चों किडनी में होता है, और याद रख लेना हार्ट में भी प्रेजेंट होता है और कहीं नहीं प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल is present in all plants और कॉमन नर्व्स में होता है, एनिमल्स के नर्व्स में, नर्व्स एंड मसल्स ऑफ एनिमल्स। और इसको आप लोग कंप्लीट करना चाहते हैं, वो तो पता ही, लीवर एनिमल्स में होता है, किडनी भी एनिमल्स में होता है, हार्ट में, और इसमें आप लिख सकते हैं तो ऑफ एनिमल्स भी लिख सकते हैं, और यह हार्ट तक भी सफिशिएंट है। इज दिस क्लियर? बच्चों कहाँ कहाँ में अब शटल होता है, ये मैलेट एस्पार्टेट शटल? लिवर, किडनी, Liver, kidney और heart. अब बताओ मुझे आप लोग, चलो पहले मैं आप लोगों को बैलेंस शीट बता दूंगा, तो फिर आप लोग मुझे मेरे क्वेश्चन का जो है आंसर देंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिवाइज करना मस्ट है, क्योंकि एक लेक्चर का लिंक दूसरे के साथ है, दूसरा तीसरा है। अभी वो बच्चा एंजॉय कर रहा होगा लेक्चर को जिसको प्रीवियस याद है, और वो बच्चा बड़ा तंग आ रहा होगा ये क्या हो रहा है, जिसने प्रीवियस याद ही नहीं किया होगा, याद ही नहीं रखा होगा और समझा ही नहीं होगा। तो यहाँ लिखा ATP सिंथेसिस और यहाँ लिख लेना बैलेंस शीट ऑफ रेस्पिरेशन। ATP synthesis या बैलेंस शीट ऑफ रेस्पिरेशन।
देखो इसमें ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और वो भी आप लिख लेना ड्यूरिंग विच रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक क्योंकि हम लोग अभी एरोबिक पढ़ रहे हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन लिखिए। पहले मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस का समझाया था बैलेंस शीट, फिर मैंने आप लोगों को पीडीएच का समझाया था, फिर मैंने आप लोगों को क्रेब्स साइकिल का भी सिखाया था, है ना। तो अब बच्चों आप लोग बता दो मुझे कि जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कितना एटीपी बनाता है, क्या किसी को याद है? क्या किसी को याद है एक एटी ग्लूकोज से कितना एटीपी मिलता है? 4 पूरा पूरा ग्लूकोज से कंप्लीट या 6 फुल? और 8 सर 38 वेरी गुड, एटीपी वेरी गुड, मॉलिक्यूल। वेरी गुड। 36 या 38। तो लिख लेना कंप्लीट ऑक्सीडेशन या फुल ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। आप लोग डरो मत, आराम से समझ लो पहले क्या कह रहा हूं मैं, और फिर उसके बाद आंसर देना। कंप्लीट फुल ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन generally yields 36 ATP. Generally yields 36 ATP, but in case of liver, kidney and heart, 38 ATP are produced. जरा बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में आप लोगों को मैंने समझाया था 6 या 8 एटीपी बनता है। जरा 6 एटीपी कब बनता था? जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल यूज होता था या मैलेट एस्पार्टेट शटल यूज होता था? मैलेट एस्पार्टेट शटल 3। जब ग्लूकोज से NADH का, अगर ये लिखना नहीं है, ये आप लोगों ने लिखा हुआ है, जब NADH मैलेट एस्पार्टेट शटल यूज करता था तो एक NADH से कितना एटीपी बनता था? 3। बच्चों जब ये NADH ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल यूज कर रहा था तो एक NADH से कितना एटीपी बनता था? 2। और जब हम लोग ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल कहेंगे तो टोटल कितना एटीपी बनेगा फिर? 36। और जब मैलेट एस्पार्टेट शटल यूज होगा तो वो कितना होगा? 38। अब बताओ मैलेट एस्पार्टेट शटल किसमें था प्रेजेंट? हार्ट में, लीवर में, किडनी में। तो बच्चों हार्ट और लीवर वगैरह में कितने एटीपी प्रोड्यूस होगा? 38। और लेकिन जो बाकी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स का मसल है, एनिमल्स का नर्व्स हैं, तो उसमें कितना होगा टोटल? 36 होगा। 36। तो यानी कि आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितना एटीपी जनरली होता है, 36 अलग होगा, 38 अलग होगा, तो किसको आप लेंगे? 36। नहीं, अगर लिखा होगा वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, 36 अलग होगा, 38 अलग होगा, तो क्या लेंगे आप? 36। क्योंकि ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल कॉमन होता है और मैलेट एस्पार्टेट शटल कॉमन नहीं होता है। वो खाली किस में प्रेजेंट होता है? वो खाली लीवर, किडनी और हार्ट में प्रेजेंट होता है। लिवर, किडनी और हार्ट। तो यहाँ लिखो बट इन केस ऑफ लीवर, किडनी एंड हार्ट 30 एटीपी आर प्रोड्यूस्ड, और आप लिख सकते हैं आर प्रोड्यूस्ड और ब्रैकेट में लिख लेना ड्यू टू मैलेट एस्पार्टेट शटल। सर लास्ट में आपने जो लिखा हुआ क्यों इरेज कर लिया आपने? हाँ, आपने लास्ट में जो लिखा आपने क्यों इरेज कर लिया? लिखा नहीं। वो इरेज नहीं किया था मैंने, क्योंकि वो मैंने आपको लिखाया था ऑलरेडी, इसीलिए मैंने यहाँ समझाने के लिए बोला। इफ यू वांट टू राइट आई कैन दिस मेंशन इट हियर। ये मैं आपको बड़ा अच्छे से समझाया हुआ है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं। तो जरा बच्चों यहाँ बता दो कौन सा शटल में लिखूंगा इधर? मैलेट एस्पार्टेट शटल। मैलेट एस्पार्टेट शटल। तो मैलेट एस्पार्टेट शटल की बात करूं मैं तो कितना एटीपी बनेगा एक NADH से? 3 ATP। 3 ATP।
और अगर मैं किसकी बात करूं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल की, तो यहाँ में कितना मैं लिखूं यहाँ पे 2 ATP। 2 ATP. तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे टोटल तो वो कितना आ जाएगा 38। 30. हाँ, तो अगर यहाँ से करें तो आगे हम यहाँ से देखेंगे और फिर वो लिखेंगे टोटल जो है वो आएगा कितना 38। और अगर हम लोग यहाँ से करेंगे तो वो कितना जाएगा टोटल, 36. वो 36 है। अब मैंने आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस का बताया था, अलग एटीपी 6 या 8 बनता है, और फिर पीडीएच में अगर आपको याद होगा बताया था 2 NADH बनता है, मतलब 6 ATP बनता है। बच्चों एक क्रेब साइकिल में कितना ATP बना था टोटल? 24. एक, वेरी गुड, 12 बना था। तो हेतुल ने सही कहा, और उस बच्ची ने जो आंसर दिया था 24, मतलब वो 2 क्रेब साइकिल का। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया ये स्लाइड। हो गया सर। हाँ, तो अब देखो नेक्स्ट वन, मैं आपको यहाँ पे अब बता दूं, हमें टॉपिक जो है वो बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में आप क्या कर लेना, एक जगह में आप लोग लिख लेना स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और बच्चों दूसरा में आप लोग लिख लेना नंबर ऑफ टर्न्स, और तीसरे में लिख लेना आप सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन, लेवल फॉस्फोराइलेशन। और एक आपको लिख लेना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और बच्चों एक आपको लिखना है यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज्ड, और एक आप लोगों को लिखना है नेट एटीपी प्रोडक्शन। जरा बता दो आप लोग मुझे क्या था पहला स्टेप रेस्पिरेशन का? नंबर ऑफ टर्न्स, TURNS। पहला स्टेप क्या था एरोबिक रेस्पिरेशन का? ग्लाइकोलाइसिस। वेरी गुड, ग्लाइकोलाइसिस। तो बच्चों सेकंड स्टेप क्या था? लिंक रिएक्शन। वेरी गुड, लिंक रिएक्शन। और तीसरा स्टेप क्या था? क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, है ना? अब बताओ मुझे आप लोग कि जो नंबर ऑफ टर्न्स, क्या ग्लाइकोलाइसिस एक ग्लूकोज का एक बार होता है या ग्लाइकोलाइसिस 2 बार होता है ग्लूकोज का? एक बार। एक बार, वेरी गुड। क्या बच्चों लिंक रिएक्शन 2 बार होता है या एक बार होता है? एक बार। चलो आप लोग बता दो मुझे, एक ग्लूकोज से कितना पाइरुवेट बनता है? 2 पाइरुवेट। 2 पाइरुवेट। 2 पाइरुवेट से कितना एसिटाइल कोएंजाइम बनता है? 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। अब बता दो क्या लिंक रिएक्शन ग्लूकोज के लिए एक ही बार होता होगा या 2 बार होता होगा? 2 बार। 2 बार होता होगा। गुड। अब बताओ क्रेब साइकिल एक ही बार होगा एक ग्लूकोज के लिए या एक ग्लूकोज के लिए 2 बार होगा क्रेब साइकिल? 2 बार। वेरी गुड, 2 बार, क्योंकि क्रेब्स एक एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रेब साइकिल, फिर दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम दूसरा क्रेब साइकिल। तो अब यहाँ पे बता दो मुझे ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितना एटीपी बना था? किसी को याद है? बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट एटीपी कितना बना था? 4। वेरी गुड, 4 एटीपी बना था। जरा कोई बच्चा मुझे स्टेप बताएगा, नंबर ऑफ कौन कौन सा नंबर ऑफ स्टेप था जहां एटीपी बना था? 7 और 10. वेरी गुड, 7 और 10।
जरा क्या लिंक रिएक्शन में खाली NADH बनता है या लिंक रिएक्शन में ATP भी बनता है? एटीपी भी बनता है। ना ना ना, कहाँ ATP नहीं बताया था आप लोगों को। खाली लिंक रिएक्शन में क्या बताया था, एक NADH बनता है और एक में और दूसरे रिएक्शन में दूसरा NADH बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होगा, 0 ATP। ठीक है, सर होता लिंक ही रिएक्शन सर लिंक रिएक्शन में एक भी एटीपी नहीं बनता। लिंक रिएक्शन में NADH बनता है और एक लिंक रिएक्शन से एक NADH दूसरे रिएक्शन से 2, तो वो कितने ATP के बराबर होगा, 6 ATP 6। लेकिन मैं कौन सा ये फॉस्फोराइलेशन इधर कहा है, सबस्ट्रेट लेवल। सबस्ट्रेट लेवल मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट। और जब मैं NADH की बात करूं तो यहाँ में बता दो मुझे कितना ATP बनेगा लिंक रिएक्शन में, 6 ATP। क्योंकि लिंक रिएक्शन में कितना NADH बनता है, 2, और वो कितना होगा, 6 ATP। आप समझ गए या नहीं? हाँ सर। हाँ, अब बताओ मुझे क्रेब्स साइकिल में कितनी बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ था? ये भी बहुत इजी है। क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ था, फॉस्फोराइलेशन सबस्ट्रेट या नहीं? 1 sir, 1. वेरी गुड, 1। एक JTP बताया था ना, तो 2 क्रेब्स साइकिल में कितना ATP बनेगा, 2 एटीपी। 2 ATP. अब बताओ मुझे एक ग्लाइकोलाइसिस में कितना NADH बना था? एक ग्लाइकोलाइसिस में कितना, सर 2 NADH। वेरी गुड, 2 NADH है ना। तो अब बता दो बच्चों, वो 2 NADH कितने ATP के बराबर होगा, या तो 4 या तो 6, जो इधर समझाया था। अगर 2 बना है, 2 into 3 कितना हो गया, 6, 2 into 2 कितना हो गया, 4। 4. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 4 या 6 ATP। अब बताओ मुझे लिंक रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितना ATP बनेगा। अब बताओ मुझे क्रेब्स साइकिल में कितना NADH बना था, एक क्रेब्स साइकिल में। कोई बच्चा मुझे बताएगा क्रेब्स साइकिल में एक कितना ये बना था NADH एक क्रेब्स साइकिल में? 4 NADH। ना ना ना, 3 3 NADH। NADH। 3 NADH। और बच्चों 2 क्रेब्स साइकिल में कितना बनेगा, 6 6 ATP। और अब बता दो मुझे ये 6 NADH जो है ये कितने ATP के बराबर होंगे? 2 एटीपी। 3 एटीपी। आप लोग समझ ही नहीं रहे। आप लोग पहले क्वेश्चन समझ लो मेरा, और फिर आप लोगों को सब पता है, बस आंसर सही ढंग का देना आप लोगों को। बस मैथ यहाँ पे है और कुछ नहीं है। कौन सा मैथ्स है जो आप लोग 5th क्लास में सीखते हैं, 6th 7th में सीखते हैं, वही मैथ्स है, कोई 12th वाला मैथ नहीं है। चलो मेरा पहला ये ढंग से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ जरा। एक क्रेब साइकिल में कितना NADH बनता है, 3. 3। बच्चों 2 क्रेब साइकिल में कितना NADH बनेगा, 6. 6। जरा एक NADH कितना ATP के बराबर होगा, 3। और लेकिन कितना ATP बना है, 6। तो 6 into 3 कितना ATP हो गया, 18 ATP। अब बता दो बच्चों एक क्रेब साइकिल में कितना FADH2 बना था, एक क्रेब साइकिल में कितना FADH2 बना था, एक। तो 2 क्रेब साइकिल में कितना बनेगा, 2। जरा एक FADH कितने ATP के बराबर होता है, 2। 4. टोटल कितना बनेगा, 4। और तो कितना ATP होगा, 22 ATP। अब बता दो मुझे क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितना ATP बनेगा, 22. 22 ATP। अब बताओ ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP यूज होता है, वेरी गुड, 2। कोई बच्चा बताएगा मुझे कौन कौन से स्टेप पे, Step 1 and step 2. वेरी गुड, स्टेप 1 एंड स्टेप 3। क्या लिंक रिएक्शन में कोई ATP यूज होता है, नो। क्या क्रेब साइकिल में कोई ATP यूज होता है, नो, है ना। अब बता दो बच्चों नेट ATP क्या होगा इसमें, ग्लाइकोलाइसिस में कितना आप लोगों को समझाया था नेट ATP, 6 या 8. 8। अब गिन लो आप, 2 और या यहाँ पे ये 2 तो नहीं गिनना, ये तो माइनस होगा। 4 और 4 कितने हो गए, 8। 8.
बच्चों उन 8 में से माइनस करो 2, कितना बनेगा? 6। 6 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 में से माइनस करो 2, कितना हो जाएगा? 8। 8 जरा इसमें बता दो कितना होगा नेट एटीपी? 6 है ना, क्योंकि 6 है, 0 है, 0 है, मतलब 6 एटीपी। अब बताओ इसमें कितना होगा? 22 प्लस 2 एटीपी कितना हो जाएगा? 24 एटीपी। अब बताओ अगर आप लोगों को अब पूछा जाए टोटल कितना एटीपी बताया था अभी? 36 या 38 38? से 38 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 36 या और 38 कहानी खत्म। तो बस यही आप लोगों को मैंने पहले अलग अलग सिखाया था स्टेप वाइज, तो अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक साथ सिखा दिया कि सबको मिला के हम पूरा रेस्पिरेशन में देखेंगे 36 या 38 एटीपी। आप लोग इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आप लोग इसको ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं, बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो अब आप कॉलम्स को में अरेंज कर लो और रोज में अरेंज कर लो। इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू प्रेजेंट इट। ठीक है, आपका जो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, एकेडमिक एग्जाम होता है, उसमें प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। क्योंकि जो बच्चा अच्छा लिखता है तो मार्किंग वाला पहले कहता है ये इसने अच्छा लिखा होगा, और वो उसका पेपर ढंग से पढ़ता है। और जो बच्चा अच्छा नहीं लिखता है तो टीचर में पहले ही बनता है, अरे ये तो सही नहीं लिखा होगा। इसीलिए प्रेजेंटेशन आल्सो मैटर्स। क्या कोई बच्चा है जिसमें इस टेबल में कोई डाउट है, इसमें एक्सप्लेनेशन और चाहिए या समझ आ गया? Is there any guy who is still having doubt? क्या मैंने यहाँ पे पूरा रेस्पिरेशन का बताया, या मैंने खाली यहाँ ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल का बताया? सब मिला के मैंने बताया? सब मिला के बता। सब मिला के। पहले मैंने आपको अलग अलग समझाया था, अब मैंने सबको समअप किया। और अब बताओ सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस है? सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? हाँ, सर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन में डायरेक्टली फॉस्फोराइजेशन ऑफ एटीपी। वेरी गुड। और ऑक्सीडेटिव में? एनएडी एटीपी में हाँ, कौन होता है? ऑक्सीडेटिव में ईटीसी का जरूरत होता है, एटीपी सिंथेस का जरूरत होता है, और फिर एनएडीएच से एटीपी बनता है। और एनएडीएच की जो एनर्जी है उसी से एटीपी रिलीज किया जाता है। और कहाँ में? ईटीसी में। बाय व्हाट? एटीपी सिंथेस, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो आर यू डन विद दिस? Yes, sir. तो बाकी हाँ, अब आप लोग जो हैं, ये था यहाँ पे कि कितना एटीपी टोटल प्रोड्यूस होगा। अब आप लोगों ने देखा वो 36 या 38 होगा। अगर दोनों में से पूछ, हाँ जी, सर लास्ट पेज में थोड़ा बाकी था। हो गया सर। हाँ। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना उधर में, एम्फिबोलिक नेचर ऑफ रेस्पिरेशन। एम्फिबोलिक नेचर ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसमें आप लोग लिख लेना ग्लूकोज इज मोस्ट फेवर्ड substrate in respiration. और इसमें लिख लेना all carbohydrates are usually
are usually first converted to glucose. Or carbohydrates are usually first converted to glucose before they enter into respiration. Before they enter into respiration. So the next point, respiration seems to be a catabolic process. To be a catabolic. के बाद क्या है सर? Glucose is most favored, FAVOURED. Glucose is most favored substrate in respiration. All carbohydrates are usually first converted to glucose before they enter into respiration. Respiration seems to be a catabolic process. और catabolic process का मतलब कौन सा process होता है बच्चों? Breakdown या very good, breakdown process. Seems to be a catabolic process, but in reality, respiration. all के बाद क्या है? All carbohydrates are usually first converted to glucose before they enter into respiration. और यहाँ लिखना है respiration seems to be a catabolic process, breakdown process, but in reality respiration is both catabolic and anabolic process. और बच्चों एनाबॉलिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? सिंथेटिक प्रोसेस या ब्रेकडाउन प्रोसेस? सिंथेटिक प्रोसेस। और जो भी प्रोसेस बोथ होता है कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक, उसको कहते हैं एम्फिबॉलिक। क्या कहते हैं? एम्फिबॉलिक। तो देखो 10 respiration is amphibolic. That is both catabolic, and anabolic. देखो आप लोगों का जो ये लेक्चर अभी चल रहा है ना, और इसमें आप लोगों को रीजनेबल रहना है। रीजनेबल इन द सेंस मैं पढ़ा रहा हूँ, बड़ा आप लोगों को सिंसियर रहना है, कंसंट्रेशन मेंटेन करना है, और इसमें आपको कोई भी इरीजनेबिलिटी वाला साइन शो नहीं करना है। अगर आप इरीजनेबिलिटी वाला साइन शो करेंगे तो आप अपना जो है इंसल्ट करा रहे हैं टीचर के सामने, आप अपना बेइज्जती करा रहे हैं टीचर के सामने, और आप टीचर को कह रहे हैं कि आप मेरी बेइज्जती करो। ठीक है, अगर आप कोई इरीजनेबल वाला काम कर रहे हैं, और अगर सपोज कहीं में आप स्टेज में है, आपको परफॉर्म करना है, आप लोगों को डांस परफॉर्म करना है, तो आप वहां पे मजे से करें डांस। आपको कोई प्रोग्राम में आना है, आप वहां पे सिंगिंग करना है, आप अच्छी तरीके से सिंगिंग करें, उसके लिए प्रैक्टिस करें। लेकिन अभी हम लोग का जो क्लास है, यहाँ में आप लोगों को पढ़ना है, और पढ़ने के बगैर कोई काम नहीं है, पढ़ने के बगैर कोई काम नहीं है। तो अगर सपोज आप लोग यहाँ में अननेसेसरी फेसबुक से इंस्पायर होंगे, फेसबुक पे आपको दिखा रहा है बड़ा गंदा गंदा चीज, कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसमें बच्चा कुछ कर रहा है और कुछ ऐसा कर रहा है, तो मतलब वो बच्चों को पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। अब याद रख लेना मेरी बात, उनको मतलब है खाली इंटरटेनमेंट से, और वो अब बाकी बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो अपना बेइज्जती करा रहे हैं। अब कोई बच्चा कहेगा मैं स्पीकर ऑन रख लूंगा, गाना गाऊंगा, मैं बड़ा कूल हूँ, देखो मैं इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे प्राइज दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपना बेइज्जती करा रहा है। कोई बच्चा जाके
कुछ और नाटक करेगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, वो कूल नहीं है, वो हीरो नहीं, वो हीरोपंती अपने आप में कर रहा है, लेकिन वो बेसिकली अपना बेइज्जती करा रहा है। तो इतना जितना रीजनेबल रहो और उतनी ही आप लोगों की लाइफ में इज्जत बढ़ेगी, और जितना आप लोग रीजनेबल रहेंगे लाइफ में, और उतना आप लोगों को बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। और ये याद रखना मेरी, मैं कोई बच्चे को पर्सनली ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि लाइफ में कैसा आगे रहना चाहिए। लेकिन जब कहीं डांस करना हो आप करें, मजा करें, तब सिंगिंग करना हो तो स्टेज पे तो सिंगिंग करो, उसके लिए प्रैक्टिस कर लो। लेकिन अभी फेसबुक से जो गंदी चीजें अपलोड होती हैं उनसे आप इंस्पायर नहीं होंगे। और अगर कोई बच्चा उससे इंस्पायर हुआ कि नहीं मैं भी क्लासरूम में वैसे ही करूंगा, तो वो मतलब लाइफ में जिंदगी में कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो जाके वो बच्चे जो वैसा करते हैं उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आप लोगों का पढ़ने से मतलब है आप अच्छे हैं, अच्छे बच्चे हैं और आप आगे अच्छा करेंगे। बस क्लास में अच्छी तरीके से समझ लो, याद रखने का कोशिश कर लो और दिन ब दिन परफॉर्म करने का कोशिश कर लो और अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करते रहो। तो अब देखो बच्चों, यहाँ में मैंने आप लोगों को कहा कि रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिक भी है, वो एनाबॉलिक भी है। अब जो कोई चीज एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों होगा तो क्या कहते हैं हम उसे, एंड दैट इज कॉल्ड एम्फीबॉलिक होता है। अब आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को ग्लूकोज का बड़ा बहुत ज्यादा सिखाया, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है या बाकी। अब बता दो मुझे, कार्बोहाइड्रेट के बगैर और कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के बगैर और कोई और कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट के बगैर? फैट्स, प्रोटीन्स। वेरी गुड, फैट्स एंड प्रोटीन, है ना। तो अब देख लो बच्चों, अगर सपोज मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का बता दूं को, सपोज ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म, आप इसको ऐसे लिखो, ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म, during the catabolism the glucose is broken to 6CO2 during aerobic respiration. 6CO2 during aerobic respiration. और अब बच्चों अगर हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट्स, जैसे ग्लाइकोलाइसिस का है ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट है जैसे अल्फा कीटोग्लूटारेट है, या क्रेब्स साइकिल का ऑक्सलो एसीटेट है, तो वो ना यूज होता है। तो इसमें लिख लेना ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ, या ड्यूरिंग द respiration of glucose, during the respiration of glucose, the intermediate glyceraldehyde 3 phosphate, is also used for fat synthesis. अब बच्चों बता दो मुझे, ये फैट सिंथेसिस अब क्या एनाबॉलिज्म हो गया या कैटाबॉलिज्म हो गया? कैटाबॉलिज्म होगा, है ना। तो या लिख सकते हैं फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या फॉस्फोग्लाइसरेट। Phosphoglycerate is used for amino acid synthesis. और अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से अमीनो एसिड, तो ब्रैकेट में लिख लेना ग्लाइसिन, और या लिख सकते हैं आप एलानिन या सीरीन लिख सकते हैं, ठीक है। और बच्चों जो सक्सेनाइल कोएंजाइम है, सक्सेनाइल कोएंजाइम A is used for the metabolism respiration of glucose, the intermediates like लिख लेना इधर, हाँ,
The intermediates like glyceraldehyde 3-phosphate is also used for fat synthesis, phosphoglycerate is used for amino acid synthesis. किस-किसके लिए? Glycine, alanine, serine के लिए. Succinyl coenzyme is used for. Should I move to the next slide? Yes, sir. Yes, sir. So succinyl coenzyme is used for. Sir, please. Clear? Sir, one. हो गया? सर सक्साइन के बाद क्या है? Succinyl coenzyme A. Succinyl coenzyme A is used for the synthesis of chlorophyll. और या आप लिख सकते हैं एंड साइटोक्रोम्स, जो आप लोगों ने अभी देखा था. साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम C, तो उनके लिए यूज होता है ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बी. एंड कॉमा वी कैन राइट देयर oxaloacetate and alpha ketoglutarate are used for the synthesis of amino acids. For the synthesis of what? Amino acids. और यहाँ पे लिख लेना acetyl coenzyme A can be also used for the synthesis of fatty acids, and amino acids. या फिलहाल आप लोग लिख लेना फैटी एसिड्स. सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स. अभी मैं आपको एक चार्ट बता दूंगा, उससे आप लोगों को और समझ आएगा अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट लग रहा है. और यहाँ पे लिख लेना आप पायरुवेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए are used for the synthesis of amino acids. और इसमें लिख लेना फैट ब्रेकडाउन या फैट डाइजेशन लिख सकते हैं आप. Fat digestion produces fatty acids and glycerol. Fat digestion produces fatty acids and glycerol. देखो fatty acids are broken to या oxidized to acetyl coenzyme A.
अब बता दो बच्चों, अगर हमें फैट से एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला, ये एसिटाइल कोएंजाइम किसमें एंटर हो सकता है? अगर फैट के ब्रेकडाउन से एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला तो एसिटाइल कोएंजाइम किसमें ब्रेक एंटर होगा? क्रेब्स साइकिल में। मैंने आप लोग को कहा कि ग्लाइकोलाइसिस के समय कुछ इंटरमीडिएट सिंथेसिस के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट फैट से भी बन सकता है। अब फैट आएगा, हम लोग का बॉडी में डाइजेस्ट होगा या प्लांट के बॉडी में डाइजेस्ट होगा, और डाइजेशन से क्या होगा? फैटी एसिड प्रोड्यूस होता है, ग्लिसरॉल प्रोड्यूस होता है, और जो ये फैटी एसिड प्रोड्यूस होगा ये एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सीडाइज होता है, और एसिटाइल कोएंजाइम किसमें एंटर होगा? क्रेब्स साइकिल में। और लाइकवाइज जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल एक मिनट, थोड़ा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, जस्ट वेट 1 मिनट। आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया? Yes, sir. जस्ट एक मिनट, आप लोग वेट कर लेना। तो इसमें आप लोग लिख लेना, ग्लिसरॉल कैन बी कन्वर्टेड टू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, that forms glyceraldehyde 3-phosphate. सर कन्वर्टेड टू के बाद में क्या लिखा है? Converted to dihydroxy acetone that forms glyceraldehyde 3-phosphate. यहाँ पे लिख लेना converted to dihydroxy acetone phosphate. Converted to dihydroxy acetone phosphate that forms glyceraldehyde 3-phosphate. आप लोगों को मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, और जब तक ये जहां तक ये खत्म होगा उसमें आप लोगों का संडे के एग्जाम में आएगा, तो इसीलिए आप लोग रिवाइज करते रहना नोट्स को ढंग से, और जितना भी हम लोग कवर करेंगे सैटरडे तक उतना सारा टेस्ट में होगा। तो ग्लिसरॉल कैन बी कन्वर्टेड टू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड दैट फॉर्म्स ग्लाइसरॉल्डिहाइड। अब बच्चों बता दो मुझे, ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जब बना ये किसमें एंटर होगा? अगर ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना ग्लिसरॉल से तो ये किसमें एंटर होगा? ग्लाइकोलाइसिस में। तो दैट मींस फैट भी जब ब्रेक होगा तो फैट किसमें ब्रेक होगा? फैटी एसिड अल्टीमेटली किसमें ब्रेक होगा? एसिटाइल कोएंजाइम किसमें एंटर होगा? क्रेब्स साइकिल में। और जो ये ग्लिसरॉल मिला ये किसमें कन्वर्ट होगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या बनाता है? ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट किसमें एंटर होगा? इसमें ग्लाइकोलाइसिस में। इज दिस क्लियर? अभी मैं आपको एक चार्ट बता दूंगा, चार्ट से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा अगर किसी बच्चे का डाउट रह रहा है या समझ नहीं पा रहा है अभी। Should I move to the next slide? Yes, sir. तो इसमें लिख लेना आप प्रोटीन डाइजेशन
protein digestion produces amino acid which can be converted to pyruvate or acetyl coenzyme, and that enters into glycolysis or Krebs cycle respectively. बच्चों अब प्रोटीन जो है वो किस में डाइजेस्ट होता है? एमाइनो एसिड में, और एमाइनो एसिड क्या बनाएगा? पायरुवेट। एमाइनो एसिड क्या बना सकता है? एसिटाइल कोएंजाइम। जरा बता दो मुझे, ये पायरुवेट किस में एंटर होगा? ग्लाइकोलाइसिस में, यानी कि लिंक रिएक्शन में। और या आप यहाँ में ग्लाइकोलाइसिस की जगह में बेटर है आप लोग लिंक रिएक्शन लिख लो, दैट एंटर्स इनटू लिंक रिएक्शन, और लिख लेना क्रेब्स साइकिल। और यहाँ में रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि पायरुवेट जाएगा लिंक रिएक्शन में और एसिटाइल कोएंजाइम जाएगा क्रेब्स साइकिल। अब बता दो बच्चों, क्या ये एनाबॉलिज्म है या ये कैटाबॉलिज्म है? क्या ये एनाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिज्म है? जरा ये पायरुवेट किस में जा रहा है? लिंक रिएक्शन में। एसिटाइल कोएंजाइम किस में जा रहा है? क्रेब्स साइकिल में। तो वहां ब्रेक होगा, दैट मींस ये कैटाबॉलिज्म है। तो अभी कुछ चीजें ग्लाइकोलाइसिस का यूज होगा एमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए, लेकिन एमाइनो एसिड भी ब्रेक हो सकता है इनटू द सम प्रोडक्ट, और जो एंटर होंगे या तो लिंक रिएक्शन में या तो क्रेब्स साइकिल में। चलो अब मैं आप लोगों को एक चार्ट बता दूंगा, उस चार्ट से आप लोगों को ये सारा चीज अब समझ आएगा। मैं यहाँ पे हेडिंग कर लूंगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और बच्चों इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में से आप लोगों को पता है कि जो मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, और वो पहले आप लोगों को याद रखना है कार्बोहाइड्रेट ही है नंबर 1। और इस कार्बोहाइड्रेट में से जरा बता दो बच्चों कौन सा सबसे फेवरेबल है? ग्लूकोज। और इससे यहाँ पे आपको याद रखना है कि फैट्स भी हैं, और इससे आप लोगों को याद रखना है कि प्रोटीन्स भी हैं। और अब आपको याद रखना है जो ये फैट है, ये जब डाइजेशन होगा, ये फैट के डाइजेशन से आप लोगों को बताया था मैंने, एक तो क्या मिल सकता है? फैटी एसिड। और दूसरा क्या बताया था बच्चों फैट के डाइजेशन से मिल सकता है? ग्लाइसरॉल। अब बताओ मुझे, ये ग्लूकोज जो है इसका पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना। तो अब हमें देखना है मल्टीपल स्टेप है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। आप लोग लिखते जाना क्योंकि टाइम कम है, फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, और मैं आपको ऑलमोस्ट समझा दिया हूँ ये। तो अब बता दो बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस में जो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये किस किस में ब्रेक होता था? ये हाँ वेरी गुड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। और किस में कन्वर्ट हुआ था? और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 सर फैट्स में ये ग्लाइसरल है क्या? हाँ ग्लाइसरॉल है, GLYCEROL। अब देख लो बच्चों इधर में, ये फैट से जो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होगा, ये ग्लाइसरॉल के सिंथेसिस के लिए यूज होगा। और अगर फैट से मिला तो ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। अब बता दो मुझे, क्या ये वाला रिएक्शन आपको इधर एम्फिबोलिक लग रहा है, या ये वाला आप लोगों को क्या कैटाबॉलिक लग रहा है, या ये वाला आप लोगों को एनाबॉलिक लग रहा है?
एनाबॉलिक। तो ग्लिसरॉल अब इधर में आएगा, यूज होगा, तो क्या ये वाला साइड कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक है? कैटाबॉलिक। तो अब देख लो, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अब आइसोमराइजेशन होगा किसमें? ग्लाइसोल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। क्या कोई बच्चा बताएगा मुझे इस ग्लाइसोल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से हमें क्या फाइनली मिलता है मल्टीपल रिएक्शन से? पायरुवेट एसिड। पायरुवेट, है ना? जरा बच्चों, ये पायरुवेट जो है ये किसमें कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। वेरी गुड, एसिटाइल कोएंजाइम में, है ना? अब बताओ मुझे, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये अब किस में एंटर होगा? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में। अब देख लो इधर, ये जो फैटी एसिड है, इस फैटी एसिड का अब ब्रेक डाउन हो सकता है। जरा बच्चों, ये फैटी एसिड का ब्रेक डाउन होने से हमें क्या मिलेगा? एसिटाइल एसिटाइल। कोएंजाइम। और ये एसिटाइल कोएंजाइम है किसके सिंथेसिस के लिए यूज हो सकता है? फैटी एसिड। फैटी एसिड। अब बताओ, अगर फैटी एसिड ब्रेक हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, क्या ये एनाबॉलिज्म है या ये कैटाबॉलिज्म है? कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिज्म। अगर ये एसिटाइल कोएंजाइम फैट की सिंथेसिस के लिए यूज हो रहा है तो क्या है ये? एनाबॉलिज्म। देखो, प्रोटीन है तो ये प्रोटीन जाके डाइजेशन होता है, प्रोटीन के डाइजेशन से क्या मिलता है हमें? अमीनो अमीनो एसिड। अब देखो बच्चों, ये अमीनो एसिड जो है, जरा ये अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो सकता है? पायरुवेट में। पायरुवेट। और या ये पायरुवेट जो है किसकी सिंथेसिस के लिए यूज हो सकता है? अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए। अब बताओ, ये वाला अमीनो एसिड का ब्रेक होना पायरुवेट में, क्या ये कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म है? ये क्या है इधर? कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म। और ये वाला क्या है इधर? एनाबॉलिज्म है। अब देखो, कहा था मैंने कि ये अमीनो एसिड जो है ये आल्सो एसिटाइल कोएंजाइम में भी ब्रेक हो सकता है। और यह एसिटाइल कोएंजाइम किसके सिंथेसिस के लिए यूज होगा? अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए यूज होगा। तो अगर ये अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए यूज होगा तो इसका मतलब ये है यहाँ में एनाबॉलिज्म। दैट मींस ये कैटाबॉलिज्म है और बच्चों ये यहाँ में एनाबॉलिज्म है ना। और फिर आप लोगों को बताया था कि इस क्रेब्स साइकिल में एक इंटरमीडिएट होता है, जरा क्या नाम था उस इंटरमीडिएट का? अल्फा कीटो अल्फा कीटो ग्लूटारेट। और ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी किस में कन्वर्ट हो सकता है? अमीनो अमीनो एसिड में। और यह अमीनो एसिड क्या देगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो दैट मींस अगर ये वहां से बन रहा है तो क्रेब्स साइकिल में एंटर हो सकता है, तो कहेंगे कैटाबॉलिज्म। और अगर यही यूज हो रहा है अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए तो क्या कहेंगे? ठीक है। और एक आप लोगों को मैंने यहाँ पे कहा था सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। क्या कहा था? सक्सेनाइल। कोई बच्चा बताएगा मुझे सक्सेनाइल कोएंजाइम में किसकी सिंथेसिस के लिए बताया था यूज होता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? वेरी गुड। क्लोरोफिल और साइटोक्रोम वगैरह के सिंथेसिस के लिए यूज होता है ना। यस सर। और इसी तरीके से बताया था ऑक्सलो एसीटेट भी यूज होता है अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए। अब बताओ, क्या ये अब जो रेस्पिरेशन है, क्या आपको अब ये खाली कैटाबॉलिज्म लग रहा है या ये रेस्पिरेशन अब आपको बोथ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म लग रहा है? बोथ एम्फिबॉलिक। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एम्फिबोलिक नेचर। और नीचे आप लोग लिख लेना फिगर, और इस फिगर का नाम दे देना आप एम्फिबोलिक। एम्फिबोलिक नेचर ऑफ रेस्पिरेशन। आई होप जो मैंने ऊपर लिखाया अब वो सब बच्चों को समझ आया होगा।
यानी कि ग्लूकोज अगर ब्रेक डाउन होगा, कोई इंटरमीडिएट फैट के लिए भी यूज होगा, प्रोटीन के लिए भी। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो प्रोटीन भी दे सकता है इंटरमीडिएट और फैट भी दे सकता है इंटरमीडिएट। सर यस, फिगर एम्फिबोलिक उसके बाद क्या लिखा? एम्फिबोलिक नेचर, NATURA, नेचर ऑफ रेस्पिरेशन। अब देख लो आप बच्चों, जो ये वाला जो ये एसिटाइल कोएंजाइम है ना, और ये बड़ा मेन है, कनेक्टिंग लिंक है किस किस के रेस्पिरेशन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का। आर यू डन विद दिस डायग्राम? नहीं सर, 1 minute. इसके बाद में एक पॉइंट आप लोगों को लिखाऊंगा दोस्तों, यू हैव टू वेट फॉर 1 or 2 minutes मोर। आप लोग मेहनत करते रहना और टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस देना है। आप लोगों का 45 क्वेश्चन करना है, तो 45 में से 45 आपका सही होना चाहिए। सर एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा? दोनों हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि आप लोगों का स्कूल भी जा सकते हैं तो वहां पे भी दे सकते हैं। आज आप लोगों को सब नंबर्स वगैरह मिल जाएगा कि पर्टिकुलर केस के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना होगा तो किन से कांटेक्ट करना होगा, तो वो आप लोगों को आज सारे नंबर्स मिल जाएंगे। देखो बच्चों, सर अब हाँ जी, में या ऐसे व्हाट्सएप में होगा एग्जाम? हाँ हाँ, नहीं गूगल फॉर्म में या व्हाट्सएप पे तो नहीं होगा, आप लोगों को बताया जाएगा। लेट्स वेट फॉर अ डे, और मैं पहले कंफर्म करूंगा, उसके बाद आपको मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो लिखो एसिटाइल कोएंजाइम ए is common meeting point acetyl coenzyme is common meeting point between a common meeting point for carbohydrate, fat and protein metabolism। कॉमन के बाद क्या है? common meeting point, MEETING। acetyl coenzyme is common meeting point for carbohydrate, fat and protein metabolism। तो इसको ही इंपॉर्टेंट कर देना। अब देख लो इसमें आप बच्चों, किसमें ये फैट कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में, और किसमें जा रहा है क्रेब्स साइकिल में। और यही एसिटाइल कोएंजाइम किसके लिए यूज होता है, फैट के लिए। ग्लूकोज क्या दे रहा है एसिटाइल कोएंजाइम, किसमें जा रहा है क्रेब्स साइकिल में। प्रोटीन क्या दे रहा है एसिटाइल कोएंजाइम। तो ज्यादातर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये मीटिंग पॉइंट है किस किस मेटाबॉलिज्म का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का। और यही मैंने आप लोगों को इधर लिखा है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes sir. Are you done with this diagram? Yes, sir. Yes, sir. Chalo, I will end this meeting now. Is there any doubt? No, sir. Take care and bye bye.